हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सेट्स के बारे में बता दिया था। सेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बता दिया था, बिलोंग्स टू के बारे में बता दिया था, नॉट बिलोंग्स टू के बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया था कि किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आपको एग्जाम्पल सहित मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया। यदि आप मेरा वो इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो आप मेरे हर वीडियो को फॉलो कर पाएंगे। तो मैं चलता हूँ आज आपको बताने एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 हम जितना कॉन्सेप्ट आपको बताएं हैं उस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। आप अगर हमारे उस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देख लेते हैं तो आप यदि एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने। तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। तो जैसा कि पहला इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले, जे लेटर से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं हमको ये बताना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जे लेटर से हमारा जनवरी स्टार्ट होता है, जून स्टार्ट होता है, जुलाई स्टार्ट होता है। तो हमारे 1 ईयर में यानी 1 साल के अंदर हमारे 3 ही ऐसे मंथ होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये आपके लिए ही नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, यानी जितने भी पर्सन हैं सबके लिए सही है ना। आप ये सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि जे लेटर से 3 जो मंथ हैं ये सबके लिए ट्रू है ना। यानी जो सबके लिए इक्वल हो, जो सबके लिए सही है, वही तो सेट होता है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि जो सबके लिए इक्वल हो, जो सबके लिए समान होता है, उसी को हम सेट बोलते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमारा सेट है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है यस इट इज़ अ सेट। अब इसमें बोला है कि जस्टिफाई भी करना है आपको। आपको इसमें बोला है कि जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करने के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए, जस्टिफाई में लिख दीजिए यस इट इज़ अ सेट बिकॉज, आप यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। आप इसको लिख दीजिए इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। यस इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। आप इसको लिख दिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन मैंने आपको बताया भी था कि यह सेट का एक परिभाषा होता है, यानी डिफिनीशन होती है। नेक्स्ट इसमें हमको पार्ट जो दिया गया है वो है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर के बारे में बताइए। अब आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया में राइटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब आप इमेजिन ये कीजिए कि आपके लिए कोई और राइटर अच्छा हो सकता है, मेरे लिए कोई और राइटर अच्छा हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई और राइटर अच्छा हो सकता है, यानी सब पर्सन के लिए, हर पर्सन के लिए अलग अलग राइटर हो सकते हैं, वो भी टैलेंटेड राइटर। टैलेंटेड राइटर अगर किसी पर्टिकुलर नाम पूछता, किसी पर्टिकुलर मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछता, तब हम बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया, किसी पर्टिकुलर राइटर के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा गया टैलेंटेड राइटर बताइए, 10 मोस्ट राइटर। तो आपके लिए कोई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और होगा, मेरे लिए कोई और है। यानी यहाँ पे समानता नहीं है, इक्वल भी नहीं है। जब जहाँ पे इक्वल चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ सेट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दीजिए नो इट इज़ नॉट अ सेट। और जो चीज़ ना है उसके लिए हमको जस्टिफिकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लिख दीजिए नो इट इज़ नॉट अ सेट, या एक सेट नहीं है। आप इतना लिख दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इसमें कुछ 3 पार्ट में। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार में हमको बताने हैं 11 बेस्ट क्रिकेट जो हैं बैट्समैन जो हैं उनके बारे में बताना है। दी बेस्ट के बारे में बताना है, दी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के बारे में बताना है। अब आप फिर से वही इमेजिन कीजिए, आपके लिए कोई और दी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है। वर्ल्ड में पूछा है, वर्ल्ड में पता नहीं कितनी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में हर पर्सन के लिए अलग अलग द बेस्ट बैट्समैन हो सकते हैं। तो हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो यहाँ भी समानता नहीं है, जहाँ पे इक्वल चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ सेट नहीं होता है। तो आप इस क्वेश्चन में भी लिख दीजिए नो। थर्ड पार्ट हमारा है, थर्ड पार्ट में लिख दीजिए नो
इट इज़ नॉट अ सेट, यह भी सेट नहीं है। नो इट इज़ नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है। अब हम आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इस पर पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब मान लो आप स्कूल गए, वहाँ पे आपका एक क्लास है। आपका जो क्लास है वहाँ पे एक, आप जानते हैं, हर एक पर्सन को जानते हैं, और वो पर्सन आपके लिए भी इक्वल है, आपके टीचर के लिए भी इक्वल है। यदि आपका कोई नया फ्रेंड आपके कॉलेज में जाता है, आपके स्कूल में जाता है, यदि आपके क्लास में जाता है, उसके लिए भी वो सेम रहेंगे। यानी वहाँ पे इक्वल है, इक्वलिटी है। जहाँ पे इक्वलिटी होती है, इक्वल चीज़ें होती हैं, समान चीज़ें होती हैं, वहाँ सेट होता है। तो आप इसमें फोर्थ में लिख दीजिए यस इट इज़ अ सेट। फोर्थ में आप लिखेंगे यस इट इज़ अ सेट, यह एक क्या है, सेट है। अब सेट क्यों है? क्योंकि यस है यहाँ पे तो हमको इसमें जस्टिफाई भी करना है इसको, आंसर को। क्योंकि हम लिख देंगे तो बिकॉज लिख दिए, बिकॉज बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है इसका? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 1 से लेकर 99 तक। 100 से लेस बोला है तो 1 से लेकर 99 तक। ये आपके लिए भी ट्रू है, मेरे लिए भी ट्रू है, किसी अन्य पर्सन के लिए भी ट्रू है, यानी सबके लिए ट्रू है। जो चीज़ सबके लिए ट्रू है, जो चीज़ सबके लिए समान है, वो हमारा सेट होता है। तो यहाँ पे हम फिफ्थ नंबर में भी लिखेंगे, फिफ्थ नंबर में लिखेंगे यस इट इज़ अ सेट, ये भी एक सेट है। अब हमको जस्टिफाई भी करना है कि क्यों सेट है। बिकॉज बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नाउ अब हम चलते हैं, हमारा 6 है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया जो नॉवेल मतलब उपन्यास है, वो आपके लिए भी ट्रू है, मेरे लिए भी ट्रू है। यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो हमारा वो लिखा गया है, क्या नॉवेल लिखा गया, उपन्यास लिखा गया, वो आपके लिए भी ट्रू है, मेरे लिए भी ट्रू है, यानी हर पर्सन के लिए वो ट्रू है। जब हर पर्सन के लिए वो ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 6 नंबर डाल दीजिए, 6 नंबर आप डाल के लिख दीजिए कि यस इट इज़ अ सेट बिकॉज 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 इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए क्या है, ये एक हमारा सेट है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जितने भी इवन इंटीजर होते हैं वो आपके लिए भी ट्रू है, यानी माइनस में जितने भी इवन इंटीजर्स हमारे हैं, जितने हमारे प्लस में हैं, सब आपके लिए भी ट्रू हैं, मेरे लिए भी ट्रू हैं, किसी अन्य पर्सन के लिए भी ट्रू हैं, यानी सबके लिए इक्वल है। जो चीज़ सबके लिए इक्वल है, मैं कब से बता रहा हूँ कि वो चीज़ क्या होता है, सेट होता है। आप सब इसको नोट कर लीजिए कि वो क्या होता है, सेट होता है। बस आपको एक चीज़ देखना है कि वो सबके लिए ट्रू है या नहीं है। यदि सबके लिए ट्रू है तो वो क्या है हमारा, वो हमारा एक सेट है। तो यहाँ पे हम, हमारा आ जाता है 7 नंबर, तो लिख देंगे यस इट इज़ अ सेट। क्या है ये एक सेट है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दिखाते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब जिसके पास एनसीईआरटी बुक है उसके में यही क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन इस बुक में है वही क्वेश्चन हर एनसीईआरटी बुक में होगी। तो जब यही क्वेश्चंस हर बुक में होगी तो ये सबके लिए ट्रू होगा, यानी हर 11th क्लास के इंटू स्टूडेंट के लिए होगा यही चीज़।
यानी हर 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए यही एक बुक और यही एक चैप्टर्स, मतलब यही एक चैप्टर्स नहीं, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके लिए समान होगा। आप समझ रहे हैं कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए समान होगा। ऐसी बात जब आती है, इक्वलिटी की बात जब आती है, सामान्यता की बात जब आती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो हमारा सेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 8th नंबर आता है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या है, सेट हैं या नहीं है, तो आप तुरंत बता दीजिए यस, वो भी हमारा एक सेट है। तो हमारा यहाँ पे 8th पार्ट आ जाता है। आप 8th पार्ट डालिए, उसके बाद लिख दीजिए यस, इट इज़ अ सेट। इट इज़ अ सेट, या एक हमारा सेट है। और आप इसका रीज़न बता दीजिए, बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये हमारा एक सेट है। अब आप, मैं इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करता हूँ। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे डेंजरस एनिमल्स, क्या ये सेट है या नहीं है। अब आप इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप इसको खुद इमेजिन कीजिए। आपके लिए कोई और डेंजरस एनिमल हो सकता है, मेरे लिए कोई और डेंजरस एनिमल हो सकता है। मान लीजिए कोई कॉकरोच से डर रहा है, कोई स्नैक से डर रहा है, कोई किसी और चीज़ से डर रहा है। तो सबके लिए, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग एनिमल डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ क्या है कि सामान्यता नहीं है कि एक ही एनिमल से हर व्यक्ति डर रहा है। यहाँ अलग अलग पर्सन जो है अलग अलग एनिमल से डर सकता है। जब एक सामान्यता नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, एक पर्सन जब एक ही चीज़ से डरता है वही हर कोई फॉलो करता है। एक ही चीज़ जब हर व्यक्ति फॉलो करता है वो हमारा सेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा चीज़ नहीं है। जब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो वो हमारा क्या होता है, सेट नहीं होता है। तो आप इसका लास्ट पार्ट डाल दीजिए, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में आप डाल दीजिए, नो, इट इज़ नॉट अ सेट। यह हमारा एक सेट नहीं है। अब जिसमें ना है उसके लिए हमको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है, जिसमें सेट है उसके लिए जस्टिफिकेशन देना है, जिसके लिए नहीं है उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करने। सेकंड क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, यदि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट देखें आप खुद ही बता देंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। लेट ए, हमको एक सेट दिया है, 1 2 3 4 5 6 ए सेट दिया है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं हमको क्वेश्चन में, इनमें हमको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू फिल करना है। किस में बिलोंग्स टू आएगा, किस में बिलोंग्स टू नहीं आएगा, इस सेट के बेसिस पे हम इसको तय करेंगे। अब जैसे 5, क्या 5 इस सेट में आ रहा है, तो हर एक बंदा जो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा है वो बता देगा कि हाँ, ये जो 5 है वो इसमें हमारे सेट ए में आ रहा है। तो आप यहाँ पे तुरंत लगा दीजिए बिलोंग्स टू। क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू, कि 5 जो है वो ए सेट में हमारा आ रहा है। नेक्स्ट हमारा आ गया 8। 8 जो है सेट ए में आ रहा है, तो आप देखेंगे तुरंत बता देंगे कि हाँ, 8 जो है वो सेट ए में नहीं आ रहा है। 8 जो है वो ए सेट में आ रहा है, तो आप सब देखेंगे ए सेट में हमारा 8 नहीं आ रहा है, तो आप लगा देंगे कि नॉट बिलोंग्स टू, यानी 8 जो है वो सेट ए में नहीं आ रहा है। जो चीज़ नहीं आ रहा है नॉट बिलोंग्स टू, जो चीज़ आ रहा है बिलोंग्स टू। अब 0 देखेंगे तो 0 क्या सेट ए में आ रहा है, तो आप तुरंत बोलेंगे 0 सेट ए में नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जा रहा है। 4 देखेंगे, 4 आपको सेट ए में दिख रहा है, तो आप तुरंत लगा देंगे बिलोंग्स टू। 2 देखेंगे तो 2 इसमें सेट ए में आ रहा है, तो आप लगा देंगे बिलोंग्स टू। 10 देखेंगे, 10 क्या सेट ए में आ रहा है, आप तुरंत बोलेंगे कि ए सेट में 10 नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ए सेट हमारा एक दिया था, इसमें हमको बस इतना ही बताना है, जो भी नंबर दिया है वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू, बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में माना जाता है। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड माना जाता है, लेकिन फोर्थ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसमें बच्चे थोड़े बहुत कन्फ्यूज होते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा, आप सब बस मेरे वीडियो को देखते ही रहिए।
इसमें हमको ए दिया। अब पहले इसको पढ़ लीजिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो हमको सेट्स दिए गए हैं, इस सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में बदलना है। अगर आप मेरी वीडियो को देखे होंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को, उसमें मैंने रोस्टर फॉर्म को बताया है और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था, विद एग्जांपल के साथ में मैंने आपको बताया था। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन करने आएँगे तो आप क्वेश्चन तो मान लीजिए समझ सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए अगर बन जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन आया, आप उसको अटेम्प्ट करने के योग्य रहेंगे। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। कॉन्सेप्ट आप जब आपके पास रहेगा, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, थोड़ा बहुत इधर से उधर क्वेश्चन बना सकते हैं लोग, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट देखिए। तो जैसा कि इसमें हमको पहला सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। इसको पढ़ने का जो तरीका है, -3 लेस दैन और इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3, इस तरह भी बोल सकते हैं। हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3 और लेस दैन एंड लेस दैन 7। इसको इस तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, -3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन 7। यानी एक्स एक नंबर है जो -3 से लेके 7 से कम है। मतलब माइनस जहाँ पे इक्वल लगा रहता है, उसका मतलब होता है -3 भी इंक्लूड है। -3 भी इंक्लूड है। आप आगे इसका एक बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएँगे क्लोज़्ड इंटरवल के बारे में बताएँगे और ओपन इंटरवल के बारे में बताएँगे। वहाँ पे बहुत ही अच्छा आप समझेंगे कि ये सब कॉन्सेप्ट क्या हैं। लेकिन आप यहाँ समझने का प्रयास यह कीजिए कि -3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन 7। यानी -3 से लेके 6 तक हमारे जो नंबर्स हैं, वो क्या आ जाएँगे, इस सेट में आ जाएँगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, आप क्वेश्चन नंबर 3 को डालिए। 3 का पार्ट 1 है। 3 का पार्ट 1 में हमको दिया क्या है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। हमको दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन 7। तो आप एक सेट हमको ए दिया है, आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाएँगे, उसके बाद आपको क्या लिखना है, -3 इंक्लूड है, -3 लिखेंगे, -3 के बाद -2 आता है, फिर -1 आता है, 0 आता है, 0 से बड़ा 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6। 7 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है इस नंबर में। एक्स जो हमारा नंबर है, उसमें 7 इंक्लूड नहीं है। 7 जब इंक्लूड नहीं है, तो उस कंडीशन में हम 7 को इसमें नहीं रखेंगे। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि हम 7 को यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो हमारा जो ए सेट है, ए सेट में हमारा कौन-कौन सा नंबर आ जाता है? ए सेट में हमारा नंबर आ जाता है -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, 4, 5, 6। ये हमारा जो आ जाता है वो सेट ए में आ जाता है, सेट ए में आ जाता है। अब हम बी वाले पार्ट में चलते हैं। बी वाले पार्ट में हमको दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है लेस दैन 6। 6 से छोटी संख्या नेचुरल नंबर, आपको पता है कि जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चली जाती है, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होता क्या है? तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। और आप डेफिनिशन अगर बात करें, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ बोला है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6। 6 से छोटी संख्या जितनी भी है, वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप सेट बी लिखेंगे और बी सेट में आपको 1 से लेकर 5 तक लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इस सेट में रोस्टर फॉर्म। और ये हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये भी आप याद रखिए कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। 4, 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब सी वा और हमारा जो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन है, वो है सी। हमको एक सेट दिया है, एक्स सच डेट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक्स सच डेट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी उन दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है, वो है 8। अब आप खुद सोचिए, दो नंबर को जब ऐड करेंगे तो 8
और उनका जब सम करेंगे तो 8 कब कब आएगा। अब आपको मैं इसको पहले रफ़ वर्क में ऐसे समझा देता हूँ, रफ़ वर्क में पहले समझा देता हूँ कि मान लो 1 + 7 कितना होता है 8, यानी हमारा एक नंबर कौन-सा बन गया 17 बन गया। हमारे सेट में आने के लिए एक नंबर ये तैयार हो गया। दूसरा, अगर मैं 2 + 6 को ऐड करता हूँ तो कितना आता है 8 आता है। ये हमारा क्या बन गया 8 हो गया और ये हमारा कौन-सा नंबर बन गया 26, 26 नंबर बन गया, ये 17 नंबर बन गया, यानी ये सेट के लिए एक नंबर आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 3 प्लस में 5, 3 + 5 कितना होता है 8 होता है, ये हमारा एक नंबर बन गया 35। आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही हमको देखना है कि 2 नंबर का सम करना है, 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम करना है और हमको 8 मिलना चाहिए। नेक्स्ट नंबर अगर हम बात करें तो 44, यानी 4 + 4 कितना होता है 8, तो हमारा जो नंबर बना वो कौन-सा नंबर बना? वो नंबर हमारा 44 बना। ये भी हमारा एक सेट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप ले सकते हैं 53, यानी 5 + 3 कितना होता है 8 होता है और हमारा ये जो नंबर बना वो कौन-सा बना 53 बन गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप ले सकते हैं 62, 6 + 2 कितना होता है 8 होता है। आप जानते हैं, तो ये 62 हमारा एक नंबर बन गया। इसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा 71, 7 + 1 दैट इज़ 8, आपको एक कौन-सा नंबर मिल गया 71 एक नंबर मिल गया। इसके बाद आपको एक और लास्ट नंबर मिलता है 2 डिजिट में, इसके बाद आप किसी भी नंबर का सम कर लेंगे, आपको 8 नहीं मिलेगा। वो है 8 + 0, 8 + 0 का भी जब सम करते हैं तो 8 ही तो आता है, तो हमको क्या नंबर मिल गया 80, यानी ये इतने नंबर्स हैं, ये इतने ही नंबर्स हैं जिनका मतलब 2 नंबर का जब सम करते हैं तो 8 आता है, यानी ये भी हमारे एक सेट हो गया। तो हमको सेट सी दिया है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। सी दिया है हमको एक सेट और उसमें हम ये सारे नंबर्स इंक्लूड लिख देंगे। उसमें हम ये सारे नंबर लिख देंगे, 17 लिख देंगे, 26 लिख देंगे, इसके बाद हम लिख देते हैं 35 लिख देंगे, 44 लिख देंगे, 53 लिख देंगे, 62 लिख देंगे और इसके बाद 71 लिख देंगे और 80 लिख देंगे। ये हमारा सेट जो है कंप्लीट हो जाता है। सी वाला सेट जो है वो कंप्लीट हो आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि 2 नंबर का जो सम है वो 8 है और वो कौन-सा नंबर बन रहा है, आप ये भी याद रखिए वो कौन-सा नंबर बन रहा है। तो 1 और 7 को मिला के 17 बनता है, 2 6 को मिला के 26 बनता है, 3 5 को मिला के 35 बनता है, 4 4 को मिला के 44 बनता है, 5 3 को मिला के 53 बनता है, 6 2 को मिला के 62 बनता है, 7 1 को मिला के 71 बनता है, 8 0 को मिला के 80 बनता है और इनका जो सम है वो 8 आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पे, तो हमारा जो डी पार्ट इसमें दिया है, डी पार्ट आप देखिए, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर व्हिच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, व्हिच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। आप जानते हैं प्राइम नंबर जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर कब से कौन से नंबर से स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछा भी जाता है कि प्राइम नंबर किस नंबर से स्टार्ट होता है, तो आप तुरंत बता दीजिए जो प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। आप ये चीज़ बताइए और इसमें हमसे बोल रहा है यस सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर व्हिच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, 60 का डिवाइज़र कौन-सा है? आपको पता होगा डिवाइज़र क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 को डिवाइड किया 44, 44 को डिवाइड किए 2 से, तो 2 2 जा 4 होता है, आप ये कैंसल हो गया 4, फिर 2 2 जा 4 होता है। आपको ये डिवाइड तो आता ही होगा। आप ये जानिए कि ये जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, यानी जिस नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र। आप ये बेसिक नॉलेज है जो कि आज के टाइम में क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वालों को बताया जा रहा है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आप किसी भी चीज़ से अनसैटिस्फाइड ना हों, हर चीज़ से सैटिस्फाइड रहें। ये होता है डिवाइज़र। ये होता है कोशेंट, जो चीज़ हमको मिलता है, जो चीज़ मिलता है वो कोशेंट होता है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ बचा नहीं, अगर कुछ बचा होता तो वो रिमाइंडर होता। यदि यहाँ कुछ बचा होता तो वो क्या होता? तो वो रिमाइंडर होता। वो रिमाइंडर होता और ये चीज़ जो है वो हमारा है डिविडेंड। वो क्या है हमारा? डिविडेंड। आप ये चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं पर आपको पता होनी चाहिए। अब हमसे बोल रहा है कि आप ये बताइए कि यक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर व्हिच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, 60 का डिवाइज़र कौन-सा है? 60 का डिवाइज़र तो हम प्राइम नंबर को ही बताएँगे। प्राइम नंबर में जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया।
यही नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं। आप और प्राइम नंबर्स को ले लीजिए। प्राइम नंबर की डेफिनिशन आपको याद होनी चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, वही होता है हमारा प्राइम नंबर। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। आप इसको याद रखिएगा कि जो नंबर खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो आप देखिए कि 2 जो 60 है, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाता है, 3 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाता है, 4 हमारा प्राइम नंबर है नहीं, 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाता है। इसके बाद 6 हमारा प्राइम नंबर है नहीं, 7 हमारा जो है वो है, लेकिन 7 से डिवाइड होगा नहीं। अब आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें, 60 डिवाइड नहीं होगा, 60 डिवाइड नहीं होगा। तो आप इसमें जो हमारा पार्ट डी है, डी पार्ट में आप लिख दीजिए, डी में आप लिख दीजिए कौन कौन सा नंबर, 2 है, 3 है, 5। ये 3 ऐसे ही नंबर हैं जिनसे हमारा क्या है, 60 डिवाइड होगा। अब हम चलते हैं पार्ट ई में। ई में हमसे क्या बोल रहा है, ई में हमसे बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा एक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा एक वर्ड है, इसको हमें क्या लिखना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखने योग्य बातें ये है कि सेट में एक चीज़ 2 बार रिपीट नहीं होती, या 2 से अधिक बार रिपीट नहीं होती। आप ये चीज़ याद रखिए कि सेट में कोई भी चीज़ 1 या 1 से अधिक बार रिपीट नहीं होती। सेट में कोई भी चीज़ 1 या 1 से अधिक बार रिपीट नहीं होती। सेट में कोई भी चीज़ 1 या 1 से अधिक बार रिपीट नहीं होती है। आपको ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखने वाली बातें हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमको ट्रिग्नोमेट्री जैसे यहाँ पे हमको दिया है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हमको दिया है ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को हमको लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री को लिखेंगे, टी आप लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आर आप लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आई लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, जी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ओ लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एन लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब ओ 2 बार को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ओ एक बार इस हमारे सेट में आ चुका है। जो चीज़ सेट में एक बार आ गया है उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब एन लिख दिए, इसके बाद ओ हमारा आएगा नहीं, यम को एक बार लिख देंगे, इसके बाद ई को भी लिख देंगे, लेकिन टी दोबारा नहीं आएगा क्योंकि टी पहले आ चुका है। टी पहले आ चुका है इसलिए टी नहीं आएगा। बात है आर, तो आर भी नहीं आएगा क्योंकि आर भी हमारे इस सेट में आ चुका है। बात करें वाई, तो वाई हमारा आएगा इस सेट में और ये सेट हमारा क्लोज हो जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंस सिर्फ इतना रखता है कि किसी भी सेट में एक चीज़ 2 बार रिपीट नहीं हो सकती। किसी भी सेट में एक चीज़ 2 बार रिपीट नहीं हो सकती। सेट में एक चीज़ एक ही बार रिपीट होती है, मतलब एक ही बार रहती है। ये चीज़ बस इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में है और इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपका इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें हमको यही सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर हमको ट्रिग्नोमेट्री के जैसा हमको एक बेटर वर्ड दिया है और इस बेटर वर्ड को हमको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो आप बहुत ही सिंपली लिख देंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री को आप लिखे तो आपका इसमें एफ पार्ट हो, एफ सेट हमको एक दिया है और एफ सेट में आप लिख दीजिए हमको एक बेटर दिया है, BETTER। अब बी आप एक बार लिख दीजिए, ई एक बार लिख दीजिए, टी। अब 2 बार टी है तो 2 बार टी नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में एक चीज़ 2 बार रिपीट नहीं होती है। इसके बाद ई भी आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ई पहले से आ चुका है, आर लिख देंगे। ये है आपका पूरा ओवरऑल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये भी सॉल्व कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो मैं यहीं पे आपके लिए समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।